So there are the total number of objects are divided into three domains: living, natural and man-made. So ये हमारा एक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर पूरा हो गया. So मैंने यहां पर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन तीनों लैंग्वेजेस के तौर पे इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच और इस प्रोसेस को, जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को नॉलेज और लैंग्वेज इनसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है. अब ये जो भी कनेक्शन अभी तक हम देख रहे हैं, जब हम इसको पढ़ाई से कनेक्ट करते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में हम एज ग्रुप लेकर जब चलते हैं, तो एज ग्रुप, अब यहां पर उसके माइलस्टोन हो गए बच्चे के. दूसरे पार्ट में आ गया इसका नॉलेज, कि उस बच्चे को ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, एक्शन और रिलेशनशिप एज पर माइलस्टोन उसे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी भाषा में. सो इन्हीं चीजों को, जो भी हमने यहां पर नॉन डोमेन में ऑब्जेक्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके एक्शन, उनके रिलेशनशिप को लेकर चले, तो हमारा जो डोमेन था वो हर एक लैंग्वेज के फ्रेमवर्क से चेंज होता जाता था. तो ये सारा कुछ हमने इस प्रक्रिया से इंटीग्रेट कर लिया. इंटीग्रेट करने के बाद अब हम एक थोड़ी कंफर्टेबल जगह में बैठे कि हमें ये पता है कि आज की तारीख में जब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो पढ़ाने में उनकी क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है और वो क्यों कवर करनी है. बिकॉज जहां कहीं भी हम बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड एक्टिविटीज को देख रहे हैं, हमें उसके कनेक्शंस में मेजर प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की मदर्स जो है वो कहती है कि बताइए बच्चों को इतनी सारी चीजें पढ़ाई जाती है, हमें तो वो सब आता ही नहीं है. बच्चे अपनी मदर्स को ये कहते हैं कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, ना आपको इंग्लिश आती है, ना आपको कंप्यूटर आता. इंग्लिश और कंप्यूटर पे क्या चीज थी, अभी आपने देखा एक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं था. तो इनकम्प्लीट चीज की नॉलेज होना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है. वही कोई चीज कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड हो, तो जो चीजें नहीं भी है वो भी तुरंत दिख जाती है. किसी महिला के अगर 8 बच्चे हैं, सो 8 में से 2 नहीं है, तो उसे तुरंत पता है कि तीसरे नंबर का और 5वें नंबर का बच्चा आज नहीं है. सो वो तुरंत पूछते हैं कि वो क्यों नहीं है. बट जहां पर यही नहीं बताओ कि कितने बच्चे हैं, तो वहां पर कैसे आदमी देखेगा. और जो नहीं देख पा रहा, उसकी आदत स्ट्रक्चर्ड चीजों को देखने की है, लेकिन यहां पर सारी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड है. सो आई डोंट से कि इंग्लिश इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, इट्स एनालिटिकल लेवल लैंग्वेज, बट वो एक साधारण लैंग्वेज के तौर पर ट्रीट करी जाती है. फिर संस्कृत इज ए सिंथेसिस लेवल लैंग्वेज. सिंथेसिस हम टर्म यूज करते हैं जहां पर कि मिसिंग लिंक्स आइडेंटिफाई होते हैं. सो इट्स अ सुपीरियर लैंग्वेज. एंड प्लीज, मतलब इसको सुपीरियर और इंफीरियर वाली कैटेगरी में ना अगर हम डालें, मतलब वो एक विदाउट एजम्पशन बेस्ड लैंग्वेज प्रोसेस है. विदाउट एजम्पशन मतलब जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक लॉजिकल सिस्टम मैथमेटिकल मॉडलिंग में यूज करते हैं. सो मैंने नोटिस करा कि इस पूरे प्रोसेस में जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे गिडल की एक थ्योरम थी कि एनीथिंग कैन बी रिड्यूस टू नंबर्स.
अब जब मैंने ये देखा कि एनीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स, मुझे लगा कि मैंने ना ये चीज एक थ्योरम के फॉर्मेट में एक आम आदमी तक जुड़ने के हिसाब से, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है कि एनीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स। जैसे ही मैंने शब्द ब्रह्म की थ्योरी देखी, शब्द ब्रह्म की थ्योरी कहती थी जो कुछ भी है वह शब्द है। तो मुझे ये थ्योरम ज्यादा एप्लीकेबल लगी बनिस्बत इस थ्योरम के, एनीथिंग कैन बी रिड्यूस्ड टू नंबर्स। सो नंबर जो है, अगर हम उसको हर एक नंबर जो है एक साउंड के फॉर्मेट में चेंज करा जा सके, तो शब्द ब्रह्म की थ्योरी से ही ये पूरा पार्ट ओरिजिनेट हुआ है। मैं मैथ्स का बहुत ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट नहीं हूं, तो मेरे कायदे से ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, बट मोटा मोटा अगर हम नॉलेज के सिंप्लीफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये पार्ट ज्यादा आसानी से समझाने में लग रहा है इस चीज के। अब ये कैसे रेलेवेंट हो रहा है, तो ये रेलेवेंस अगर चेक करनी है तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना और समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमें देखना समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज जब जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम हर जगह टर्म यूज कर रहे हैं, वैदिक साइंस, वैदिक एक्टिविटी। एक्चुअली ये वेद है क्या? तो जब मैंने देखा तो वेद से पहले क्या था, बोले जी वेद से पहले जो है वो प्राकृत थी, पाली थी। उससे पहले क्या था? बोले जी उससे पहले जो है वो वैदिक संस्कृत थी, और उस वैदिक संस्कृत को हम कहते थे देव भाषा। अब देव भाषा जब मैंने सुना टर्म, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि देव जो है टर्म वो चाणक्य के समय में जो कोर्ट जो थी, उस कोर्ट में जितने भी मिनिस्टर्स थे उनके लिए टर्म यूज होता था देव। तो मैंने अंदाजा लगाया कि ये देव जो है, अगर टर्म इस टाइप से भी यूज हो रहा है, और देव जो है वो वेद में देवता के लिए यूज होता था, तो एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही थी। तो मैंने कहा कि कहीं कुछ ऐसा है। तभी मेरा ध्यान देव पर गया, तो मैंने कहा देव और वेद, इनमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो जब हम देव भाषा कह रहे थे, तो वो एक्चुअली वेद भाषा था। अर्थात वेद जो है वो अपने आप में और कुछ नहीं है, पर एक भाषा है। अगर वेद भाषा है तो हम बहुत सारी चीजें आज पलट देते हैं। कैसे? अगर वेद जो है वो तो वेदांत क्या वो वेदांत हो गया भाषा के अंग। भाषा और अंग, भाषा है अंग जिसका, मीनिंग वेद और अंग, इन दोनों को हम समास लगा रहे हैं यहां पे, और समास लगाने से इसके तीन मीनिंग निकलते हैं। भाषा के अंग यानी वेद के अंग, वेद और अंग, भाषा है अंग जिसका, वेद है अंग जिसका, लिटरली।
क्योंकि मैंने यहां पर समास लगा दिया। और अगर मैं यहां पर संधि लगा रहा हूं तो वेदांत जो है लिटरल रीडिंग में वेद के अंग, तो अगर मैं इस प्रक्रिया से लेके चलूं तो वेद के 6 अंग कहे गए। सबसे पहला अंग है शिक्षा, दूसरा है कल, तीसरा है व्याकरण, चौथा है छंद, पांचवा है निरुक्त और छठा है ज्योतिष। अब ये पूरा प्रोसेस जो है एकदम से बहुत टिपिकल हो गया। टिपिकल इन द सेंस शिक्षा का हम क्या कहते हैं, एजुकेशन, बट यहां पर शिक्षा जो है क्या उसका मीनिंग होते हैं, दी साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन, उच्चारण। किस चीज का कैसे कहां उच्चारण हो रहा है। कल जो उच्चारण है वो कितनी मात्रा में है, समय। अब जो उच्चारण है उससे बनने वाले अर्थों के लिए नियम। लेकिन व्याकरण बहुत बड़ी चीज है, व्याकरण केवल नियम के तौर पे बात नहीं करता है, व्याकरण के 5 अंग होते हैं जो हम बाद में कवर करेंगे। छंद, अब यहां पर छंद लिखने का मतलब यह है कि छंद जो है एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है। छंद हम इंग्लिश में इसका लिटरल मीनिंग जो लेकर चलते हैं वो रिदम लेकर चलते हैं, टेम्पो लेकर चलते हैं। सो रिदम एंड टेम्पो। फिर निरुक्त, निरुक्त इज ओरिजिनल इटाइमोलॉजी। ओरिजिनल इटाइमोलॉजी मतलब जब भी कभी कोई भाषा होगी उसकी ओरिजिनल इटाइमोलॉजी के लिए एक सेट ऑफ एजम्पशंस होता है। संस्कृत में कोई भी चीज अज्यूम नहीं करी जाती क्योंकि ऋषियों ने इस पूरी प्रक्रिया को स्वयं ढूंढा है, स्वयं सिद्ध करा है। उन्होंने अगर बोला कि अ, तो अ की आवाज उन्होंने नाड़ियों के गुच्छों के रूप में अपने शरीर के अंदर नाभि के पास में देखा और उस पॉइंट से उन्होंने जो पूरे के पूरे स्वर और व्यंजन थे उनके सारे आकार बिल्कुल वैसे के वैसे उन्होंने पाए जैसे उस रिसर्च को उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर परफॉर्म करा। अब उसको माना या नहीं माना दैट्स इम्मटेरियल, मैं उस डिस्कशन का पार्ट भी नहीं बनना चाहता, बट मैं कह रहा हूं कि यहां पर एजम्पशन नहीं थी कोई चीज। दे हैव नेवर अज्यूम्ड एनीथिंग। तो जब ये अज्यूम्ड नहीं है साइंस, तो ये प्रत्येक स्थिति में केवल और केवल सत्य पे आधारित है। तो जब ये सत्य पे आधारित है तो कोई भी भाषा जिस समय तैयार कर जाती है उसकी ओरिजिनल इटाइमोलॉजी जो है किसी ना किसी भाषा, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश जो है वो ग्रीक और लैटिन से बनी है, हिंदी जो है वो अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, इन सब टर्म से बनी है। सो जिस जिस प्रोसेस से जो भाषा बनी है वो उसी प्रोसेस को एक्टिवेट करके हमें बताती है। सो यहाँ पर हम ओरिजिनल एटाइमोलॉजी को उसमें क्रेडिट देते हैं। इस ओरिजिनल एटाइमोलॉजी के बाद जब भी कभी कोई चीज प्रकट होती है, मतलब अननोन से नोन डोमेन के अंदर आती है, तो उसका नाम और उसका रूप। अब नाम जो है वो प्राइमरली साउंड है। सो वो साउंड और उसका रूप, ये पार्ट है ज्योतिष का। यानी कि आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कैलेंडर, उसकी एक साउंड है। आप देखते हैं कैलेंडर को संवत्सर कहते हैं संस्कृत में। आप देखते हैं एक महीना, उसकी एक साउंड है। आप देखते हैं पेड़ पौधे, नक्षत्र, तो जो भी व्यक्ति जिस नक्षत्र जिसमें पैदा होता है उसमें एक पर्टिकुलर यूनिक साउंड होती है। उस साउंड से ही सारी की सारी चीजें बनती है। तो यहां पर हम लेकिन इसके साथ में जो चीज सबसे बढ़िया है वो क्या है, ये प्रत्येक भाषा का यही स्ट्रक्चर होगा। दुनिया की कोई भी भाषा इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती।
और आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक इंग्लिश की आपको लाइन सुनाता हूँ। इंग्लिश में एक पॉपुलर लाइन थी, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर बिहेवियर, वॉच योर बिहेवियर as it becomes your character, watch your character as it becomes your destiny। और डेस्टिनी को गेज करने का तरीका हम लोग बोलते हैं हॉरोस्कोप। और जो हम थॉट्स जो है उनके ऊपर हमारे ऊपर जो हमारे जो थॉट्स में एक चेंज आता है, उस चेंज को क्यों किसकी वजह से वो चेंज आता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स और हॉरोस्कोप का कनेक्शन देखा तो मुझे समझ में आया कि हमारे आगे ऋषि ब्राह्मण जितने भी थे, जो जिस प्रक्रिया से किसी भी बच्चे के होने के समय पर उसके स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स चेक करके उसके साथ साउंड का कॉम्बिनेशन देखकर ये पूरे प्रोसेस को डिजाइन करते थे। तो वो साइंस कितनी जबरदस्त होगी, जिस साइंस के अंदर कोई भी व्यक्ति जिस सेकंड पैदा हुआ उस सेकंड के बाद वो उसका कितना जीवन रहेगा, उसकी क्या क्या चीजें होगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, इसको वो प्रेडिक्ट कर लेते थे। पर प्रेडिक्ट करने का फंडामेंटल फ्रेमवर्क इस चीज के ऊपर आधारित था, उसकी साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन। जब पैदा हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र, नक्षत्र का कौन सा चरण, उस चरण की कौन सी साउंड, उस साउंड से ये पूरी प्रक्रिया बन रही थी। सो प्रत्येक स्थिति में यहां पर हम जितनी भी चीजें लेकर चल रहे हैं उसके अंदर बी मीनिंगफुल हर जगह आ रहा है। और दुनिया के प्रत्येक संस्कृति में, दुनिया की प्रत्येक भाषा में, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में केवल संस्कृत है। सो आइए अब हम मिलकर विश्व की समस्त भाषाओं की जननी, जिसको इंग्लिश में प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं, उस रिसर्च से हम इस प्रोसेस को कनेक्ट करें और बच्चों की पूरी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बिल्ड करें। इस स्ट्रक्चर्ड मैनर में बिल्ड करने से हमें इस पूरी प्रक्रिया में जो प्री नर्सरी से शुरू होकर और डॉक्टरेट तक जाती है, उस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम वेस्ट हो रहा है, जितने लोग अनप्रोडक्टिव क्रिएट हो रहे हैं, उनकी बजाय हम साइंटिस्ट तैयार करें, बिहेवियरलिस्ट तैयार करें, वो लोग तैयार करें जो इस एनवायरनमेंट का, इस फैमिली का, इस सोसाइटी का, नेशंस का, जिसको जो जहां से बिलोंग कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करें, डिसरिस्पेक्ट किसी की ना करें। राइट, थैंक यू।